नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सीबीआई की गिरफ्तारी को सही ठहराया। भाजपा ने कहा अरविंद केजरीवाल एक बेपरवाह सरकार के लापरवाह मुख्यमंत्री, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन। अवैध निर्माण गिराने के लिए नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने 30 दिनों का समय दिया। सीएम सुक्खू ने कहा अवैध निर्माण पर सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार। कर्नाटक में गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर भाजपा का आरोप। अराजक तत्वों पर कोई कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इलाके का किया दौरा। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब भी जारी। डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच नहीं बन रही बात। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय के नार्को टेस्ट की अनुमति देने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने उड़ाई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींद। पहले 2 चरणों में 44% उम्मीदवार हैं निर्दलीय। तीसरे और अंतिम चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 7 टुकड़ों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद भी कांग्रेस राज्य में नहीं रोक पा रही असंतोष। बागी कांग्रेसी नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया नामांकन। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। केंद्र सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाने का लिया फैसला। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा सरकार के फैसले से निर्यात बढ़ेगा, किसानों की आमदनी में होगी बढ़ोतरी। और पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को सराहा। कहा रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करने पर खिलाड़ियों को बधाई। जीतने के जज्बे को बताया देश की ताकत। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई है। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और इसी बीच केजरीवाल को जेल से रिहा कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलने पर बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन बेशर्म केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनमें जरा भी नैतिकता ही नहीं बची है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल की सशर्त जमानत का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी क्या भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है?
शराब घोटाले के किंग पिन माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। आप नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का साजिश करने का आरोप लगाया है। राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो, अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के बाद अब मंडी में अवैध मस्जिद पर शुक्रवार को बवाल में मच गया। मंडी में जेल रोड में बनी मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर के वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया। नगर निगम ने इस अवैध निर्माण को अब तोड़ने के आदेश दे दिए। शिमला के संजौली से शुरू हुआ मस्जिद विवाद अब हिमाचल के दूसरे जिलों में भी अपना असर दिखा रहा है। संजौली मस्जिद विवाद अभी कोर्ट में है, लेकिन मंडी में स्थित मस्जिद के विवाद में आज बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। यहाँ भी हिंदू संगठनों ने आज रोष प्रदर्शन करते हुए मस्जिद को अवैध बताकर उसे गिराने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की और पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। मंडी के जेल रोड स्थित इस मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये पूरी तरह से अवैध है। इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ता है। मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए आज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। प्रशासन ने मंडी में इसे लेकर धारा 163 भी लगा रखी थी, लेकिन फिर भी यहाँ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए और भारी विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमने इनसे यही आह्वान किया है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे अनवेरिफाइड कैरेक्टर्स वाला आपके पास या आपके इलाके में आपको लगता है कि जिसकी स्क्रूटनी करनी ज़रूरी है, वेरीफाई करने ज़रूरी है, तो कृपया अपने नज़दीकी थाने में बताएं, एसडीएम कार्यालय में बताएं, हमारे पास बताएं। तो वो डिटेल जब भी आती है उस पर एक्शन भी लिया जाता है। वहीं नगर निगम मंडी में भी इस मस्जिद का मामला चल रहा था, जिसमें आज फैसला आ गया है। नगर निगम मंडी की आयुक्त कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रशासन को अवैध निर्माण हटाने के लिए अगले 30 दिनों का समय दिया है। हालांकि स्थानीय लोग और हिंदू संगठन पूरी मस्जिद को ही अवैध बताकर इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। इधर शिमला मस्जिद विवाद के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने आज सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सर्वदलीय बैठक इसे लेकर बुलाई थी। इस बैठक में भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान सभी दलों से सरकार ने आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। भाजपा की तरफ से इस बैठक में विधायक और वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा शामिल हुए थे। मस्जिद के मौलवी और मस्जिद के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आके खुद नगर निगम आयुक्त को बोल दिया है और ऐसा उदाहरण देश में बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे से रहते हैं। बाहर से लोग आते हैं, यहाँ आकर रोटी रोजी कमाते हैं, उनके लिए कोई नीति तो बने। आइडेंटिफिकेशन और करैक्टर वेरिफिकेशन उनकी होनी चाहिए। वो कहाँ से हैं और जहाँ से हैं वहाँ के थाने से कोई सर्टिफिकेट कि उनका करैक्टर ठीक है, कहीं वो वहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में सम्मिलित तो नहीं है कि वहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्ट करके और भाग कर यहाँ आए हैं। वहीं संजौली मामले में 5 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले 11 सितंबर को हुए प्रदर्शन और लाठीचार्ज मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर भी दर्ज की है और प्रदर्शन की वीडियोग्राफी के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं लोगों में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ रोष बना हुआ है और बीते रोज इसे लेकर शिमला में व्यापार मंडल ने विरोध भी जताया था। इधर कल 14 सितंबर को एक बार फिर हिंदू संगठनों ने प्रदेश भर की कथित अवैध मस्जिदों को हटाने की मांग करते हुए हिमाचल बंद का ऐलान किया है, जिसके बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय भारी और मध्यम उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने इस क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
This is all sponsored program of the government. All this is going on. The failure of the police machinery. They wanted to get some security from the government. They are unnecessarily misleading the government. These people, their failure, they wanted to get some relief. For that innocent people, they are taking action. कर्नाटक में गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों से अराजक तत्वों पर कोई कार्रवाई न होने की वजह से उनके हौसले बढ़ते जा रहे थे और स्थानीय प्रशासन और पुलिस मजबूर होकर के मूक दर्शक बनी हुई है। This is not the first time in Karnataka that these elements are attacking the police people. 2 years ago, these type of elements, these radical elements had even burnt the DJ Halli, KJ Halli police station. Had we taken proper action then and taught these elements a proper lesson, then today these elements, these Mohabbat ki Dukaan elements, would not have dared to throw stones and petrol bombs against the police. So the police department in the state better stop listening to the political diktats of the Home Minister, his appeasement politics, and take strict action against these culprits. वहीं इस मामले पर कर्नाटक भाजपा के पार्टी के विधायक CN अश्वत्थ नारायण की अध्यक्षता में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। बिरती बसवराज, KC नारायण गौड़ा, लक्ष्मी अश्विन गौड़ा और बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त और पार्टी नेता भास्कर राव इस समिति के सदस्य होंगे। केंद्र ने पोर्ट ब्लेयर का अब नाम बदल दिया है। नया नाम है श्री विजयपुरम। इस विषय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। इस द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है। चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे की भूमिका निभाने वाला यह द्वीप आज देश की सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए तैयार है। यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर के सेलुलर जेल में वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा मां भारती की स्वाधीनता के लिए संघर्ष का स्थान भी है। और भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर खुशी व्यक्त करते हुए लिखा है, श्री विजयपुरम नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समृद्ध इतिहास और वीर लोगों का सम्मान करता है। यह औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने और अपनी विरासत का जश्न मनाने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अपने अमेरिका दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों की देश में तीव्र आलोचना हो रही है। आरक्षण खत्म करने को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा कि ST/ST आरक्षण का विरोध तो कांग्रेस के DNA में ही है। आरक्षण को लेकर के किसी को कोई संशय में रहने का जरूरत नहीं है। अभी राहुल गांधी हमेशा SC/ST के विरोध में हमेशा रहते हैं, लेकिन वोट पाने के लिए कहते हैं। अमेरिका में उन्होंने गलती से कह दिया और वो कैसे मुंह दिखाएंगे वापस आकर के। अमेरिका में राहुल गांधी ने कह दिया कि वो ठीक समय में देख करके आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के लोग तो एंटी हिंदू, वो तो कहने का जरूरत नहीं, वो तो है ही। वो हमेशा एंटी हिंदू सोचता है और करता भी है। केंद्रीय रेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने मुंबई दौरे के दौरान लोकल ट्रेन में सफर किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा के विस्तार और सुव्यवस्थित करने के लिए रेलवे द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बात की। मुंबई की सबअर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका मैं आपको डिटेल देना चाहूँगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट है CSMT कुर्ला
5th and 6th लाइन ये 17.5 किलोमीटर है और 891 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसका फेज़ 1 परेल से कुर्ला अगले साल के दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और फेज़ 2 परेल से CSTM उसके पैरेलल में काम चलेगा। सेकेंड प्रोजेक्ट है मुंबई सेंट्रल से बोरीवली 6th लाइन, ये वेस्टर्न रेलवे का प्रोजेक्ट है। इसमें खार से गोरेगांव कंप्लीट हो गया है, कमीशन हो गया है और गोरेगांव से बोरीवली का काम अभी चल रहा है। ये 919 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट है, 919 करोड़। तीसरा प्रोजेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ हार्बर लाइन फ्रॉम गोरेगांव बोरीवली, ये भी वेस्टर्न रेलवे का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, शहर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन में हंसा मेहता हॉल का उद्घाटन किया। हंसा मेहता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और लैंगिक समानता में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिनेवा में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मेरे समकक्ष इसमें रुचि रखते हैं कि भारत में आज क्या हो रहा है। आज भारत को दुनिया के तमाम देश गहरी दिलचस्पी से देख रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो दुनिया के लिए सबक है। Most of the presidents and prime ministers are meet. Yes, we do the foreign policy bit. That's the professional part of it. But they are enormously interested actually in what is happening in India. That other countries today look with deep interest. They may not be able to exactly copy it, but somewhere in what we are doing there are lessons for the rest of the world. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर के विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि देश में एक भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो घटना से नाराज नहीं है। लोगों का गुस्सा सड़कों पर भी देखा जा रहा है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध और उनकी सुरक्षा हमारे देश में एक अहम मुद्दा है। I don't think there can be a single person in the country who's not outraged by what happened. And you can see that on the street. And I think, to ensuring today the safety and security of women is a very, very big issue. And I don't think, if you ask people what you think about it, I think there would be a unanimity of opinion. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलेमॉन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। एक्स पर बधाई देते हुए विदेश मंत्री ने लिखा कि ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर महासभा का नेतृत्व बिल्कुल महत्वपूर्ण है। भारत अपने नेतृत्व में इन साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करने में रचनात्मक भूमिका निभाने का आश्वासन देता है। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। इस पीएम आवास योजना के तहत झारखंड के 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की गरीब कल्याण को लेकर के प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो चुनाव के दौरान गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान का वायदा किया था, अब वो पूरा हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता मानकों में भी बदलाव किया गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। सबकी हसरत होती है कि और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण भी करेंगे। मकान के निर्माण की राशि के साथ साथ
मनरेगा की 90 से 95 दिन तक की मजदूरी दी जाएगी। शौचालय के निर्माण के लिए घर में टॉयलेट हो, अलग राशि प्रदान की जाएगी। हर घर को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन अगर नहीं है अभी तक बहन के पास, तो उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। पीने का पानी, घर में बिजली, और उसके साथ साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के अंतर्गत सोलर पैनल उसके घर लगे और वो बिजली बना पाए। पीएम 16 सितंबर को गुजरात जाएंगे। वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के 31,000 लाभार्थियों के खाते में करीब 93 करोड़ की राशि हस्तांतरित करेंगे और 35,000 आवासों में गृह प्रवेश भी कराएंगे। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे और 3,180 करोड़ रुपए की पहली किस्त का डिजिटल ट्रांसफर सीधे लाभार्थियों के खाते में करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में आवास प्लस 24 ऐप का भी अनावरण करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता मानकों में भी बदलाव किया गया है। उसमें परिवर्तन किया गया, जैसे पहले जिनके पास दुपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, बाइक कुछ होता था तो वो मकान के लिए पात्र नहीं माना जाता था, अभी वो मकान के लिए पात्र होगा। मोटर से चलने वाली नाव भी है, कई मछुआरे भाई बहन होते थे तो वो भी अपात्र हो जाते थे, अब उनको भी पात्रता में शामिल किया जाएगा। 15,000 रुपए तक की भी आमदनी होगी तो वो पात्रता की श्रेणी में शामिल होंगे। और ऐसे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन और 5 एकड़ असिंचित जमीन है, वो किसान भी मकान की पात्रता में आएंगे। प्रधान केंद्र सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाने का फैसला किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, किसान कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम। बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाने का निर्णय अभिनंदनीय है। इससे निर्यात भी बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में लिया गया यह फैसला उनकी किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में तीसरी बोर्ड ऑफ ट्रेड बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने पर चर्चा की गई और राज्यों ने इस लक्ष्य को हासिल किए जा रहे अपने प्रयासों की जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सुगमता के लिए 2 नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, जिसमें अब उन्हें अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्होंने कहा कि ECGC जुलाई से 80 करोड़ की क्रेडिट सीमा वाले सभी निर्यातकों को किसी भी नुकसान के लिए 90% तक का बीमा कवर प्रदान करेगा। $2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट भारत की इकोनॉमी को दे सके, इसका जो हमने लक्ष्य रखा था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, उस $2 ट्रिलियन को 2030 तक हासिल करने के लिए अलग अलग राज्यों ने किस प्रकार से अपने प्रदेश में अलग अलग सेक्टर्स को प्रोत्साहित करके निर्यात में वृद्धि की है, उस पर भी आज बड़ी सार्थक चर्चा हुई। 2 नए पोर्टल लॉन्च किए गए, एक जन सुनवाई का, जिसमें हमारे विभाग में कभी किसी को कोई दफ्तर में ना आना पड़े, हर एक व्यक्ति को जो सुविधा चाहिए, जो जानकारी चाहिए, किसी को कोई ग्रीवियंस है, तकलीफ है, किसी को कुछ बात समझनी है, किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, हर चीज के लिए अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वीर तेजा दशमी के अवसर पर शुक्रवार को अजमेर के सुरसुरा पहुंचे।
उन्होंने वहां के लोक देवता तेजा जी की निर्वाण स्थली और खरनाल में वीर तेजा जी मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान सुरसुरा में आयोजित मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दरअसल राजस्थान में भाद्रपद शुक्ल दशमी को लोक देवता तेजा जी के निर्वाण दिवस के रूप में तेजा दशमी पर्व मनाया जाता है। डीआरडीओ ने शुक्रवार को भारतीय लाइट टैंक जोरावर का प्रारंभिक ऑटोमेटिव परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। ये एक अत्यधिक बहुमुखी प्लेटफॉर्म है जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात करने में सक्षम है। रेगिस्तानी इलाकों में फील्ड परीक्षण के दौरान लाइट टैंक ने कुशलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रारंभिक चरण में टैंक के फायरिंग प्रदर्शन का कठोरता से मूल्यांकन किया गया। इसके साथ लार्सन एंड ट्यूब्रो और सैकड़ों छोटे उद्योगों ने मदद की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय लाइट टैंक के सफल परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और सभी संबद्ध उद्योग भागीदारों की सराहना की। उन्होंने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाएगा। इस बार की थीम है स्वभाव स्वच्छ, संस्कार स्वच्छ। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल भी पूरे हो रहे हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और मनोहर लाल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम का उद्घाटन किया। स्वच्छ भारत मिशन का एक बड़ा पड़ाव है स्वच्छता ही सेवा, जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होकर बापू के जन्मदिन तक चलाया जाता है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक बार फिर चलेगा स्वच्छता का महाअभियान। इस बार की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इसके अंतर्गत 2 लाख जगहों को क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट के रूप में चयनित किया गया है, जिनकी सफाई की जाएगी। जन भागीदारी के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम चलाया जाएगा। स्ट्रीट फूड वाले स्थानों पर स्वच्छता भी स्वाद भी ये अभियान चलाया जाएगा। सफाई मित्रों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। ऐसा टारगेट है कि लगभग 2 लाख स्थान ऐसे बनने वाले हैं जिसको हम CTUs कहेंगे, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। तो ऐसे जो लक्ष्य आधारित जो स्थान तय होंगे, इनको साफ करने के लिए इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। विभिन्न संस्थाएं इसको अडॉप्ट करेंगी, विभिन्न हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, हमारी पंचायतें अडॉप्ट करेंगी। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और मनोहर लाल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम और एंथम का अनावरण किया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की 10 सालों की सफलता पर आधारित ब्रोशर का अनावरण किया। स्वच्छ भारत जिंगल का उद्घाटन और थीम की वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया। इस अभियान का मकसद स्वच्छ भारत अभियान के 10 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक लेकर जाना है। देश भर में लोगों के व्यवहार में स्वच्छता को अंगीकृत कराना है। पहले 5 साल के अंदर जो शौचालय बनने के कारण जब बच्चों को डायरिया का प्रॉब्लम होता था, जब वो बाहर शौच के लिए जाते थे, तो उसमें करीब 3 लाख बच्चों का जो मृत्यु से उनको दूर रखा गया, उनको बचाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है और ये सरकार का फिगर नहीं है। WHO ने जो रिपोर्ट दिया है उसके अंदर ये बात कही है। अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामकर स्वच्छ भारत अभियान का शंखनाद किया था। इसके साथ ही विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन का महाअभियान शुरू हुआ। पिछले 10 सालों की उपलब्धि पर गौर करें तो अभियान की शुरुआत में जहां स्वच्छता का प्रतिशत 39 था, तो वहीं आज ये आंकड़ा 100% है। स्वच्छ भारत अभियान चरण 1 और चरण 2 में गाँव से जिले और जिले से राज्यों ने खुद को ODF और ODF+ घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। स्वच्छ भारत मिशन एक परिवर्तनकारी पहल है जिससे भारत में स्वच्छता में क्रांति ला दी, जिससे व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुए। इस मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनाए गए। शिशु मृत्यु दर को कम करके महिलाओं की सुरक्षा में सुधार करके इस मिशन ने भारतीयों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक है, जो इस बात का उदाहरण है कि स्वच्छता में सुधार कैसे स्वस्थ, सुरक्षित और अधिक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकती है। इस वर्ष यह राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर के मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कुछ जानकारियां दी हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर के शिखर निर्माण कार्य की पूरी प्रक्रिया फरवरी 2025 तक
पूरी हो जाएगी। वहीं परिसर में सप्त मंदिर की मूर्तियां जयपुर में तैयार की जा रही हैं। ऋषि मुनियों की जो मूर्तियां हैं उनकी स्थापना का कार्य दिसंबर 2024 तक संपन्न कर लिया जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर परिसर का कार्य 30 जून 2025 तक पूरा होगा। उन्होंने कहा कि मंदिर के भवन पर फसाड लाइटिंग भी लगाई जाएगी। शिखर के निर्माण में अनुमानित लगभग 120 दिन लगेंगे। इस कारण से जो हम लोग दिसंबर में लक्ष्य की बात कर रहे थे वह संभव नहीं हो। कदाचित 30 जनवरी या 31 जनवरी या फरवरी तक हमको निर्माण कार्य को लेना हो। परिसर का कार्य 30 जून 2025 तक सभी चीज़ों को पूर्ण कर सकेंगे। भारत मंडपम में चल रहे ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर 2015 पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत 2030 तक अपनी बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने के लक्ष्य को पाने की राह पर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है श्रीपद नायक। सर, सबसे पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन का ये जो इवेंट है ये आज खत्म हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम लोग चला रहे हैं और इसके साथ साथ जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेट जीरो नेचुरलिटी के लिए 2070 तक, उसके लिए आपको लगता है इस तरीके के जो इवेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से दूसरा एडिशन है। मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उनको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस तरह से जो सपोर्ट और उसका जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, इससे हम बहुत खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें उन्होंने कम से कम 1900 करोड़ रुपया इस सभी इसको मदद की है, दे दिए है। 2030 का भी एक टारगेट है 50% रिन्यूएबल एनर्जी आप लोग। आप मुझे बताइए कि इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं, आप लोग किस तरीके से उसको आगे लेके जा रहे हैं? उसको चैलेंजेस है लेकिन सब लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, केंद्र सरकार तो प्राइम मिनिस्टर तो इसके पीछे है और हम बहुत से आगे इससे भी हमारे टारगेट से भी हम आगे जाएंगे और इससे इस टारगेट से पहले ही हम ये जो हमारा अचीवमेंट है वो पूरा करें। लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग देख रहे हैं टेक्निक और नए जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि देश अग्रणी भूमिका निभाएगा इस हाइड्रोजन मिशन? हम तो हमारे जो प्रयास है, सबके जो प्रयास है, तो हम पूरे रिन्यूएबल एनर्जी के वर्ल्ड के लीडर बन जाएंगे। वर्ल्ड के लीडर बनेंगे, तो ये कहा है मिनिस्टर स्टेट श्रीपद नायक ने। और क्यों ना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ा रही है और इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। कहां बसन लोकनाथ के साथ नतापुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। भारत ने अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से महंगाई को नियंत्रण में रखा है। ये बात भारतीय स्टेट बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट में सामने आई है। पिछले एक दशक के दौरान मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रण करने का श्रेय सरकार की नीतियों को दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महंगाई नियंत्रण की सफलता काफ़ी हद तक यहाँ एक ऐसे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के कारण संभव हो पाई और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार और वाणिज्यिक बैंक मिलकर के सुधारों के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 से 24 के दौरान भारत ने अपने महंगाई दर के लक्ष्य से सबसे कम विचलन दर्ज किया, जो मुद्रास्फीति नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता को दिखाता है। रिपोर्ट बताती है कि सफलता काफ़ी हद तक आरबीआई और केंद्र सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार चौथे सप्ताह बढ़ता हुआ 689.23 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। खास बात यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक फॉरेन करेंसी एसेट्स भी 600 अरब डॉलर को पार कर गया है। आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 6 सितंबर को समाप्त विदेशी मुद्रा भंडार 5.2 अरब डॉलर बढ़ा और अब 689 अरब डॉलर को पार कर गया। अब तक का ये रिकॉर्ड स्तर है। भारत को ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI में टियर 1 देशों में अब जगह मिल गई है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन द्वारा इसे जारी किया जाता है।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कानूनी, तकनीकी और क्षमता विस्तार जैसे क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है। GCI 2024 ने इस बार 5 टियर की श्रेणियां निर्धारित की हैं। इसमें विभिन्न देशों द्वारा साइबर सिक्योरिटी में की गई प्रगति को ट्रैक किया जाता है। इस रिपोर्ट में सबसे उच्च श्रेणी टियर 1 में 46 देशों को जगह दी गई है। इन देशों को रोल मॉडलिंग का नाम दिया गया, जिन्होंने साइबर सुरक्षा के सभी अहम पहलुओं पर मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में बताया गया कि भारत ने कानूनी, तकनीकी, क्षमता विस्तार और कॉर्पोरेशन जैसे उपायों में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि संस्थागत उपायों में अभी सुधार की उम्मीद है। The World Cyber Security Index came out, and India has been ranked among the Tier 1 countries. So it's a big honor for all of us, and this is something all of us have collectively achieved. So Tier 1 is what they call somebody to be emulated. केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में बदलाव करना चाहती है ताकि इसमें सुधारों को जोड़ा जा सके। कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है जिसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं। वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के वक्फ बोर्ड प्रबंधन करते हैं। और 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम को पारित किया था और सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी। और संपत्ति 1954 में जो जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम को पारित किया था, आपको बता रहे थे। और आपको बताएं कि 1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। और वक्फ बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाए। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। सेंटर ने वक्फ बोर्ड के साथ तालमेल के लिए सेंटर वक्फ काउंसिल बनाया है। और आइए अब जानते हैं वक्फ बोर्ड के पास कब और कितनी प्रॉपर्टीज़ रहीं। 2009 में अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास 52,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थीं। तो 2013 में बढ़कर के 4 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई। साल 2024 तक ये बढ़कर के अब 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई हैं। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव करना चाहती है। भारत में रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। साल 2009 के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति बढ़कर के 2 गुनी हो चुकी है, जबकि देश में वक्फ बोर्ड के अलावा अन्य धर्मों के बोर्ड मसलन अखाड़ा परिषद, मंदिरों के ट्रस्ट या फिर मठों के पास न तो इतनी संपत्ति है और न ही वक्फ बोर्ड के बराबर कानूनी शक्तियाँ हैं। दरअसल भारत सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के जरिए वक्फ की शक्तियों को कम करना चाहती है। वास्तव में केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी को नियंत्रित करना चाहती है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से न सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण होगा बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस अभियान में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत सतत रूप से वृक्ष लगाने का कार्य आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरण और प्रकृति को संरक्षित किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने आयुष मंत्रालय के परिसर में अधिकारियों के साथ मिलकर के आंवले के पेड़ का वृक्षारोपण किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भावनात्मक आह्वान कि अपने माँ के नाम से एक पेड़ सभी ने लगाना चाहिए। तो उसी माध्यम से हमने तो खुद हमारे गांव में हमारे खेती पर 5 जून के दिन ही पेड़ हमने लगाए थे।
लेकिन आज जो हमारा आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय भी मैंने खुद होके मंत्री के नाते एक पेड़ माँ के नाम यहाँ पर लगाया है। ये आयुष मंत्रालय होने की वजह से यहाँ जो पेड़ लगाया है वो आंवला का पेड़ है। ये आंवला जो है कि मेडिसिन प्लांट कहा जाता है, बहुत सारी दवाओं में, औषधों में उसका उपयोग होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खासकर आंवले के ज़्यादा उपयोग यहाँ पर होता है, इसीलिए झाड़ हमने ये आयुष मंत्रालय में लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को प्रयागराज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नैनी के महेवा में आयोजित मूंज शिल्प ग्राम मेले का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री मेले में कारीगरों की शिल्प प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया, साथ ही ग्रामीण महिलाओं के साथ मुलाकात भी की। इस बीच गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के विदेश में बोले गए बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई। तेजस्वी यादव तो भी उसी गैंग के सदस्य हैं, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। राहुल गांधी अगर विदेश में जाके झूठ बोल के गाली दे रहे हैं तो तेजस्वी यादव बिहार में रह के गाली दे रहे हैं। अरे मैंने कहा है और आज भी कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का लॉकेट पहनना चाहिए, नहीं तो 22 सीट के अलावे 23 नहीं होता, घट जाता अगर नीतीश उनके साथ 2015 में चुनाव नहीं लड़। मूंज शिल्प ग्राम मेले में मूंज क्राफ्ट से जुड़ी महिलाओं ने अपने रोजगार के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि हस्तशिल्प उत्पादों का उत्पादन विदेशों में भी हो रहा है, साथ ही मॉल में इसे प्रदर्शनी के रूप में लाया गया। घर में काम करती थी, बस कोई भी आता था सामान दे देते थे, ऐसे ही दे देते, सस्ते में दे देते थे। अब ये बैलेंस बन गया है, जो उसका जो सामान हम लोग बनाते हैं, डलिया, मौनी, पूजा बास्केट, उसकी कीमत बढ़ गई है। जो टूरिस्ट आएंगे उसकी कीमत अच्छा दे के जाएंगे, तो हम लोगों के लिए तो बहुत ही सही हुआ है काम। बहुत ही पुराना मूंज क्राफ्ट इलाहाबाद का क्राफ्ट रहा है। पहले लोग क्या बनाते थे, मौनी वगैरह चीजें, सब चीजें बनाते थे। अब उसमें उन्होंने नया लुक दिया, और नया लुक देने की वजह से लोग उसको अट्रैक्शन उस पर अपना केयर किए, और लोग अब ये चीजें बाहर तक भी जा रही है। हमारे लिए फायदा है, बिकेगा तो मतलब मार्केट में जाएगा ज्यादा। इसका मतलब ये होगा, मतलब होगा कि हाँ सब लोग जानेंगे, देखेंगे इसको और अच्छा से, हाँ, और ये बिकेगा। हमारा माल सामने बाहर दूर दूर जाने लगा है। मूंज की जो महिलाएं यहाँ पे काम करती हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनका रीच और बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से लगभग 3 साल पहले यहाँ पर एक योजना चलाई गई थी। ये एक पिछड़ा हुआ गांव टाइप का था। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साज सजावट ऐसी हुई है जो हम पर्यटकों को यहाँ पे बुला सके। की सीमाओं की विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार एक बड़ा फैसला ले रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। परिसीमन आयोग राज्य की सीमाओं का भौगोलिक अध्ययन करेगा। इसको लेकर के आयोग जनप्रतिनिधियों और जनता के सुझाव भी लेगा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य के जिलों की सीमाओं की विसंगतियों को दूर करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ये आयोग जनप्रतिनिधि और जनता से सुझाव लेगा और जिलों की सीमाओं का परिसीमन करेगा, ताकि जनता को प्रशासनिक काम कराने में आसानी हो सके। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। कई जिलों की भौगोलिक सीमाओं की विसंगतियों के कारण जन सामान्य को प्रशासनिक कार्य के लिए कठिनाइयां होती हैं। राज्य में समय समय पर नए जिले बनाने की मांग भी उठती रहती है। ऐसे में राज्य की मोहन यादव सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। डॉक्टर मोहन यादव ने जिलों और संभागों की सीमाओं की विसंगतियों को दूर करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। परिसीमन का जिम्मा डॉक्टर मोहन यादव ने ACS स्तर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को सौंपा है। जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। इस आयोग के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने पुलिस थानों की सीमाएं बदली थी और सीमा बदल करके उन पुलिस थानों को
जनता की बेहतरी के लिए नजदीक से नजदीक पहुंचाने का प्रयास किया है। परिसीमन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के मंत्रीगण से कहा है कि वह भी अपने अपने क्षेत्र तथा प्रभार वाले जिलों की कठिनाइयों को चिन्हित करें। साथ ही इस संबंध में जनता से सुझाव भी मांगे हैं ताकि जनता की मंशा अनुरूप इस ओर आगे बढ़ा जा सके। अपने अपने प्रभार के जिलों में भौगोलिक स्थिति को देखकर, उसकी जनसंख्या को देखकर किस प्रकार उसका सीमांकन कर सके, पुनर्निर्धारण कर सके हम, इसके लिए सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में इस पुनर्गठित आयोग के माध्यम से सीमांकन हमारे जिले का किस प्रकार का हो, तहसील का किस प्रकार का हो, वो वहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि इससे पहले डॉक्टर मोहन यादव राज्य में पुलिस थानों की सीमा को बदलने का काम कर चुके हैं, जिसका लाभ जनता को भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कई जिले बहुत बड़े हैं, तो हाल में कुछ नए बने जिलों की सीमाएं बहुत कम हैं। बड़े जिलों में नुकसान जनता का होता था। प्रशासनिक कार्य के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी थी। राज्य में अगर ठीक तरीके से जिलों का परिसीमन हो जाएगा तो इसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश की जनता को ही होगा। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। असम में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए गुवाहाटी में नए असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। इस मौके पर राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रोनोजू पेगू भी मौजूद रहे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार SEBA और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद को समाप्त करके अब असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। असम के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रोनोज पेगू की मौजूदगी में रमेश चंद्र जैन को बोर्ड के अध्यक्ष और रुक्म गोहेन को उपाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। We had two boards in Assam. One is SEBA, Secondary Education Board of Assam, to conduct examinations for class 10, and another is Assam Higher Secondary Education Council, mainly to conduct the courses and examinations of class 11 and 12. As per NEP, as school education has been broadly categorized as school education and higher education. So today we have already merged the SEBA and Higher Secondary Education Council into Assam State School Education Board, and today the new chairman and vice chairman they have taken oath. Other members also have taken their oath. So we have kicked off the new board of school education in Assam. We have merged both SEBA and Higher Secondary Education Council. असम के कामरूप के सोनापुर कचुटली क्षेत्र में गुरुवार को कथित तौर पर अतिक्रमण करने वालों को हटाने के दौरान भीड़ ने पुलिसकर्मी और अधिकारियों पर हमला कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 248 बीघा आदिवासी भूमि पर कुछ अज्ञात लोगों के यहां आकर घर बनाने की कोशिश की खबर के बाद अतिक्रमण से मुक्त कराने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की गई, जिस पर अतिक्रमण करने वालों ने हमला कर दिया। असम के DGP GP सिंह ने इसे एक संगठित हमला बताया। This is the land which is defined as tribal land as demarcated in 1950 as per the Assam land regulations of 1886. So district commissioner gave this direction that these have to be evicted per law. All of a sudden there was a targeting of police personnel and the government officials who were taking part in the eviction process, and they were targeted by pelting of stones, by attacking them with dao, swords and bamboos. After due process, police also had to use force to prevent damage to the life of policemen and government officials. In the process, more than 20 police officials and government officials were injured. इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को आदिवासी भूमि से बाहर निकालने का काम जारी रहेगा। कांग्रेस का जमाना में ये ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक का कानून लाया गया कि ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में एक श्रेणी का लोगों को सिवा और कोई भूमि में वहां बैठ नहीं सकता है। ट्राइबल्स अंडर प्रोटेक्टेड क्लास, उनको ही वहां बैठने का अनुमति है, बाकी लोगों को बैठने का अनुमति नहीं है। तो ये गैर कानूनी था, हमने उनको एविक्शन किया। फिर कांग्रेस ने कल उनको बहुत सारा इंस्टिगेट किया
कि आप लोग को एविक्शन नहीं करना चाहिए था, एविक्शन गलत है। तो ये जो एविक्टेड पीपल है, पहले घर चला गया था, उनका जो ओरिजिनल घर है, फिर वो लोग वायलेंट हो गया। जब कांग्रेस ने इंस्टिगेट किया, पुलिस को बहुत सारा वेपन लेके, शार्प वेपन लेके पुलिस को मारा, पुलिस को हमला किया। और केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक स्वर्गीय उमेश उपाध्याय की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उमेश उपाध्याय जी का असामयिक निधन देश के पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। विद्यार्थी परिषद के रूप में संगठन में योगदान और राष्ट्र निर्माण के लिए उनका समर्पण प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने लिखा कि समाज, देश और मानवता के लिए जो आवश्यक था, वो उसके लिए उमेश जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं पुण्यात्मा को नमन कर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। भारतीय लाइट टैंक जोरावर का शुरुआती ऑटोमेटिव परीक्षण कर लिया गया है। भारतीय लाइट टैंक के डेवलपमेंट फील्ड फायरिंग ट्रायल का पहला चरण सफल रहा। फील्ड ट्रायल ने राजस्थानी इलाकों में इच्छित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। टेस्ट के दौरान टैंक ने तय टारगेट पर अपेक्षित सटीकता से निशाना साधा। यह टेस्ट रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने सफलतापूर्वक किया। जोरावर टैंक ऊंचाई वाले पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में तैनाती के लिए सक्षम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों जैन मतावलंबियों से आग्रह पर प्रदेश ने अब अनंत चतुर्दशी यानी 17 सितंबर को सभी पशु वधशालाएं और मीट की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है। फ्रांस के लियोन में इन दिनों वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 70 देशों के करीब 1400 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 60 प्रतिभागियों वाली भारतीय टीम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, जो 52 स्किल कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं। ये प्रतिभागी 3D डिजिटल गेम आर्ट, केमिकल लैब टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल कंस्ट्रक्शन, फैशन टेक्नोलॉजी, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंडस्ट्री 4.0, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CAD, रोबोट सिस्टम, वाटर टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग, पेस्ट्री, बेकरी और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं जैसी कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने टीम इंडिया के प्रतिभागियों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। गौरतलब है कि वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता की शुरुआत 1947 में हुई थी और इसे कौशल क्षेत्र का ओलंपिक्स कहा जाता है। 2022 में प्रतियोगिता के पिछले संस्करण में भारत ने 11वां स्थान हासिल किया था। इस बार भारत के प्रतिभागियों ने अब तक का सबसे बड़ा दल प्रतियोगिता के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों के लिए जहां पदोन्नति लंबित है, वहां तत्काल प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से लेकर पैमाइश, नामांकन, घरौनी, खतौनी, सर्वे, पट्टा सहित ढेरों महत्वपूर्ण प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हो सके, इसके लिए न केवल विभाग के रिक्त पदों की नई नियुक्ति की आवश्यकता है, बल्कि आवश्यकता अनुसार नवीन पदों का सृजन भी किया जाए। यही नहीं, उन्होंने राजस्व परिषद के अंतर्गत बंदोबस्त आयुक्त ग्रामीण, बंदोबस्त आयुक्त नगरीय और निदेशक प्रशिक्षण का नवीन पद सृजित करने की जरूरत बताई। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज और उपलब्ध मानव संसाधन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग और राजस्व परिषद में काम के बदलते स्वरूप और अधिकता को देखते हुए दक्ष युवाओं की तैनाती की जानी चाहिए। नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए तहसील, जिला, मंडल और राजस्व परिषद में IT में दक्ष लोगों की तैनाती की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के कार्यों में राजस्व विभाग के कार्मिकों को प्रायः फील्ड विजिट करना पड़ता है। ऐसे में उचित होगा कि लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को वाहन भत्ता दिया जाए। इसी तरह से नायब तहसीलदार भी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी के लिए कई बार उन्हें 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही GPS से संबंधित कार्यों के बेहतर निष्पादन के लिए लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को नए टैबलेट्स भी उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आम जन से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से मेरिट के आधार पर निस्तारित किया जाए। अनावश्यक कहीं भी कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। राजस्व कर्मियों के प्रशिक्षण पर भी उन्होंने जोर दिया और उन्होंने कहा कि राजा टोडरमल सर्वेक्षण भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में आधारभूत अवसंरचना को और बेहतर किया जाए।
पेरिस पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो की F14 कैटेगरी में नवदीप सिंह ने भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है। नवदीप का स्वर्ण पदक, उनका जोश, उनका जश्न पेरिस पैरालंपिक की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा। नवदीप के लिए इस जीत के क्या मायने हैं और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बारे में वो क्या कहते हैं, इसके बारे में उनसे हमारी संवाददाता सुचित्रा ने खास बातचीत की। पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। कई ऐतिहासिक पल, कई विजयी लम्हे सामने आए और कई हीरो भी सामने आए, लेकिन कुछ ऐसे लम्हे रहे, कुछ ऐसे हीरो रहे जो हमेशा याद रखे जाएंगे जब भी नाम लिया जाएगा पेरिस पैरालंपिक का। और ऐसे एक हीरो नवदीप इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भारत को पहली बार F41 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया और जीत मनाने का जो इनका जश्न था वो लंबे समय तक भारतीय खेल प्रेमियों को याद रहेगा। नवदीप, पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने जिस तरह से भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया F41 कैटेगरी में। आप जब याद करते हैं उस लम्हे को, किस तरह से अब आप सोचते हैं अपने उस रिएक्शन के बारे में? रिएक्शन के बारे में तो इतना कुछ नहीं सोचता, पर हाँ ये था कि जब ग्राउंड का वो फील था, जो जब उस टाइम में जो कम्पीट कर रहा था, जो जिस तरीके से बॉडी काम कर रही थी, वो सब काफ़ी अच्छा था। और उस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जिस समय पे हमें चाहिए था उस समय पे बॉडी ने तक उससे ज़्यादा अच्छा एफर्ट किया, उससे अच्छा काम किया और फिर सेलिब्रेशन तो अच्छा था ही। जब भी ऐसे किसी बड़े इवेंट की बात होती है जहाँ से कि विजेता निकलकर सामने आते हैं, इस तरह के सेलिब्रेशन निकलकर सामने आते हैं, वो पदक, वो विजेता सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो सालों की मेहनत होती है वो एकदम से नज़र नहीं आती। तो उस मेहनत के बारे में क्या बताना चाहेंगे जो इस पदक के पीछे छिपी हुई है? मैंने जेवलिन 2017 में शुरू किया था, तो तकरीबन आप लगा लो 6 से 7 साल हो गए हैं मेरे को करते हुए। और टोक्यो में 4th फिनिश किया था, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी 4th फिनिश किया, एशियन गेम में भी। तो पीछे थोड़ा सा फेलियर रहा था, अच्छा नहीं रहा था, बट इस बार ओलंपिक के लिए अच्छा प्रिपरेशन किया था। पहले फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, 2-3 साल लगे अच्छे से एक्सपीरियंस लेने में, तो अभी थोड़ा सा अच्छा है, अभी अच्छा करेंगे आगे भी। आप पोडियम पर गए, बहुत सारी यादें आपके उस वक्त दिमाग में घूम रही होंगी। क्या एक चीज़ है आपको लगता है कि आपने उस पर विजय पाली इस स्वर्ण पदक के साथ? अपने जीवन की कौन सी मुश्किल, कौन सी परेशानी, कौन सी ऐसी आलोचना, कौन सा लम्हा रहा जो उस वक्त आपको लगा कि आज आपने उस पर विजय पाली? उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि जो एक मेहनत थी, जो परिश्रम था और जो एक फेलियर का टैग लगा, क्योंकि अब जब आप लगातार 3 साल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो सारा ऑर्गेनाइजेशन और सब यही बोलते हैं कि नहीं भाई तुम नहीं कर सकते। तो मेरे को लगा कि मैंने उस नहीं कर सकते पे विजय पाली थी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की रही प्रधानमंत्री से मुलाकात और कैसा लगा आपको उनसे मिलकर? काफ़ी अच्छा रहा, सर ने अच्छा संबोधित किया, अच्छा हमें मार्गदर्शन दिखाया, आगे के लिए ऑल द बेस्ट बोला और अभी के लिए बधाई बोलकर उन्होंने समापन किया। पर अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा था, सर ने अच्छा गाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नवदीप, जिन्होंने F41 कैटेगरी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, बेहद खुश हैं इस कामयाबी से और उनका यही मानना है कि इस स्वर्ण पदक के साथ जो उनकी एक लगातार जो नाकामी के लिए उनके दिमाग में जो घर किया हुआ था कि टोक्यो में वो 4थे स्थान पर रहे थे, उस नाकामी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़ दिल्ली। पेरिस पैरालंपिक में 2 कांस्य पदक जीत करके इतिहास रचने वाली प्रीति पॉल का मुजफ्फरनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यूपी गेट से उनके पैतृक गांव तक जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर अपनी इस बेटी का स्वागत किया। इस ऐतिहासिक स्वागत से प्रीति पॉल और उनके परिजन अभिभूत नजर आए। प्रीति पॉल ने इस जीत को देशवासियों की दुआओं का असर बताया है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब आप DD न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस विशेष बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।